Hello friends, I am Neha Jain. On behalf of University of Technology, today we are going to discuss data structure and algorithm for upcoming basic computer vacancy. As you all are preparing for this exam, we are not going to discuss the subjects in detail. Basically, I'm going to just give you an overview and a direction for the subject preparation. I'm not going to teach you the subject. So let's begin. Data structure and algorithms. The contents of this presentations are algorithms for problem solving, abstract data types, arrays, linked list, stacks, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting, searching, symbol table, data structure using C or C++ language. First, begin with algorithms for problem solving. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने दी हुई होती है, ना कि सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि लाइफ में भी, तो हम क्या करते हैं, आप मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स का सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी द सेकंड स्टेप एंड these will be the n steps to find the solution of this problem. So एक algorithm is a defined step by step procedure to perform an operation which will lead to the desired result. So if you will follow the steps correctly, you will definitely reach to the solution. For example, अगर आपको एक कप चाय भी बनानी है तो भी आप उस टास्क को डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स में। जैसे कि सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए होगा, उसके बाद आप वाटर लेंगे, या अगर कोई भी मिल्क की पूरी प्रॉपर मिल्क की चाय प्रेफर करता है तो मिल्क भी वो सिर्फ मिल्क लेगा, एंड देन उसमें टी लीव्स ऐड करेंगे। अगर आप वाटर एंड टी लीव्स ऐड करके मिल्क प्रेफर कर रहे हैं तो मिल्क ऐड करेंगे, देन अगर शुगर प्रेफर करते तो शुगर ऐड करेंगे। तो जैसे भी आपको अपनी चाय पसंद है, आप स्टेप बाय स्टेप उसमें वो वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। उसी तरीके से हम कंप्यूटर को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हम एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जिससे कि हम वो टास्क कंप्लीट कर सके। अब हम बात करते हैं कि एक एल्गोरिदम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हर प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम नहीं कह सकते हैं। एक एल्गोरिदम के कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनएम्बिगियस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि कभी भी एक एल्गोरिदम अनक्लियर नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होने चाहिए। हर स्टेप पे क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है। अब हम बात करेंगे इनपुट की। या तो एक एल्गोरिदम में 0 इनपुट होगा या एक प्रॉपर वेल डिफाइंड इनपुट होगा। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अनक्लियर इनपुट बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आती है आउटपुट की बात। देखिए, हम एल्गोरिदम लिख ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक आउटपुट जनरेट करना है। तो इनपुट भले ही 0 हो सकता है पर आउटपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। कम से कम एक आउटपुट जो वेल डिफाइंड है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो होना ही चाहिए। फाइनाइटनेस, ऐसा नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए कि एल्गोरिदम बस रन ही करता रहे, कि हम वापस से फर्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, वापस से सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जाके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप पे कहीं ना कहीं जाके क्लास स्टेप होना चाहिए जहां पे हम रुकेंगे और हमें वो एल्गोरिदम एक डिजायर्ड स्टेप देगा। फिर हम बात करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर फिजिबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रिसोर्स को तो हम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं और कोई बिल्कुल आइडल ही बैठा है। एक एल्गोरिदम में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग कोड, ऐसा नहीं है कि आप एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो वो सिर्फ सी लैंग्वेज में चलेगा या C++ में चलेगा या जावा में चलेगा। जी नहीं, एक एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होती है एक एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए। तो जैसा कि कहा जाता है कि एल्गोरिदम के लिए को जो भी हम एल्गोरिदम के स्टेप लिखेंगे वो स्टार्ट से शुरू होते हैं, START स्टार्ट कह लीजिए या BEGIN बिगिन कह लीजिए, और स्टॉप या फिर एंड पे खत्म होते हैं। उसमें अगर आप यूजर से डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनपुट, रीड, गेट, ऑब्टेन जैसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए। और आप देखेंगे अगर स्लाइड में तो सब कैपिटल में है, स्टार्ट भी कैपिटल में है, बिगिन, स्टॉप, एंड, इनपुट, रीड, गेट, ऑब्टेन। तो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये कन्वेंशन होता है एल्गोरिदम लिखने का कि ये सभी शब्द कैपिटल में लिखे जाएं। अगर आपको रिजल्ट शो करने हैं, कोई मैसेज शो करना है, तो आप प्रिंट का यूज, डिस्प्ले का या राइट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कंप्यूट या कैलकुलेट का यूज कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट, या चाहे आप बिगिन लिख लीजिए। स्टेप 2 होगा कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट चाहिए। फिर स्टेप 3 होगा कि हम प्रिंसिपल को, टाइम को और रेट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर स्टेप 4 होगा कि हम उस आई मतलब इंटरेस्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। और स्टेप 5 है कि प्रिंट करने के बाद हमारा एल्गोरिथम यही समाप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या फायदे और नुकसान है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्योंकि एल्गोरिथम एक अंग्रेजी जैसी, इंग्लिश जैसी भाषा में लिखा हुआ होता है, तो ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान हो जाता है, उसके सोल्यूशन को। इसी से डिबगिंग मतलब कि एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। कोडिंग बहुत एफिशिएंट बनती है क्योंकि आपने सोल्यूशन तो डिजाइन कर ही लिया है, अब सिर्फ आपको उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पुट करना है। और क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, आप एक एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक एल्गोरिदम डिजाइन करना उस प्रॉब्लम का जो बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है, टाइम भी कंज्यूम होता है और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इतना बड़ा एल्गोरिदम बनाना और उस बाद में उसको समझना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की, जो है एरे। अब एरे क्या होता है, देखिए कभी अगर हमें मेमोरी लोकेशन में जब हम वेरिएबल्स लेते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो अगर हमें एक वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करनी है तब तो हमें एरे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की, इफ यू वांट टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज मोर देन वन वैल्यू, सो वी नीड एरेज। सो एरे क्या होता है, एडजेसेंट मतलब एक की बात एक, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में एरे को मेमोरी, एरे के जो डेटा आइटम है उनको मेमोरी मिलती है। तो जो भी मेमोरी लोकेशंस हम मिलती हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ एरे कहते हैं। एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे होते हैं उसको हम कहते हैं टोटल, जो एलिमेंट होते हैं कि ये एरे की लेंथ है। सबसे जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे है। जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो स्टोर करना है, तो ये सब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो बॉक्सेस बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5, ये एक पूरा एक एरे है। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया ए, इसकी लेंथ है 6, क्योंकि एरे जो है मेमोरी में 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 5। अगर हमारा एरे 6 एलिमेंट्स कंटेन करता है तो वो 0 से 5 जाएगा, मतलब लेंथ -1। तो एरे का इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले एरे का इंडेक्स होता है 0, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है उसका मतलब होता है कि आपका जो एलिमेंट है, आपकी जो वैल्यू है वो किस लोकेशन पे स्टोर है, और जो वैल्यू उस एरे की पोजीशन पे स्टोर रहती है उस वैल्यू को हम एलिमेंट कहते हैं। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में स्टोर होते हैं उसको एरे की लेंथ या साइज कहा जाता है। तो ये बात की हमने एरे रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करते हैं कि एक एरे डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सबसे पहला है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स आपने एक एरे में स्टोर किए हैं आप उनको रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब होता है जब भी कभी हमें एरे में नया एलिमेंट जोड़ना होता है तो हम उसको कहते हैं इंसर्ट ऑपरेशन।
इंसर्ट ऑपरेशन क्या काम आता है? डेटा एलिमेंट्स को एक एरे के अंदर इंसर्ट करवाने के काम आता है, एक न्यू एलिमेंट को एरे में कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, चाहे आप स्टार्ट में ऐड कर दीजिए, चाहे आप बीच में कहीं ऐड कर दीजिए, चाहे आप एंड में ऐड कर दीजिए, जो भी इंडेक्स आप प्रोवाइड कराएंगे, जो भी पोजीशन आप प्रोवाइड कराएंगे, वहीं पे एरे का एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। जैसा कि नेम ही बता रहा है, डिलीशन का मतलब है किसी भी पोजीशन से जो भी एलिमेंट आपने दिया है वो हटाने का काम डिलीशन ऑपरेशन करता है। सर्च और अपडेट। सर्च की बात करते हैं तो सर्च क्या करता है, अगर आपने जो एलिमेंट दिया है, आपने कहा कि भाई आप देखिए कि 2 नंबर का एलिमेंट है क्या। जैसे आप अगर मान लीजिए कहीं रिजल्ट देखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अपना रोल नंबर डालते हैं, तो वो रोल नंबर क्या कर रहा है, वो जाके पूरी की पूरी लिस्ट में सर्च कर रहा है। तो सर्च का मतलब होता है कि एक वैल्यू को सर्च करना और पता करना कि क्या वो एरे में है या नहीं है, या कई बार तो ये भी पता करना कि क्या एरे के अंदर ये वैल्यू कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी। अपडेट का मतलब होता है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो वो अपडेट ऑपरेशन के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अब कितने टाइप के एरे होते हैं? देखिए, एरे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं 1 डायमेंशनल, जिनको हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, जिनको हम लीनियर या सीक्वेंशियल एरे कहते हैं, जिसके अंदर या तो कॉलम वाइज या रो वाइज आप जैसे भी एरे स्टोर्ड है, आप सब स्क्रिप्ट की मदद से आप जैसे A0 मतलब एरे जिसका नाम A है, उसकी 0th पोजीशन पे रखा एलिमेंट अगर आप रीड करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल एरे। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल की। अब जब हम एक एरे में नंबर ऑफ डायमेंशन जो होते हैं वो सिंगल से हटकर डबल हो जाते हैं या 3 हो जाते हैं, तो ऐसे एरे को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। जैसे हम गणित में बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, रो और कॉलम का समूह होती है। तो उसको अगर हमें स्टोर करना है तो वो हम 2D एरे में करेंगे, तो वो एरे होगा रो और कॉलम का समूह। जैसा कि आप डायग्राम में दे सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं और रो दिए हुए हैं, 3 ही कॉलम है और 4 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो यहाँ पे जो 0 0 प्रेजेंट कर रहा है वो प्रेजेंट कर रहा है कि एरे की 0 0 लोकेशन। 0 0 का मतलब होता है 0 रो 0 कॉलम। दूसरा होता है 0 रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा है 0 रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। ऐसे ये जो बॉक्सेस में दे रखे हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स में छोटा ब्रैकेट कहते हैं, ये है सबस्क्रिप्ट। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो बताती है और सेकंड सबस्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे में कॉलम बताता है। अब हम बात करेंगे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की, जो है लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी नोड्स होती है जो आपस में कनेक्टेड रहती है। एक नोड के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होती है डेटा, मतलब एक होता है एलिमेंट कि क्या वैल्यू स्टोर है, दूसरा होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड कि अगली नोड का एड्रेस रखा होता है पहले वाली नोड में। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो डेटा है वो है 8 और दूसरी नोड का एड्रेस है 4800, तो उसकी जो पोजीशन है वो पहली नोड के लिंक वाले पार्ट में फीड की हुई है। अब पहली नोड का एड्रेस कौन रखेगा? पहली नोड का एड्रेस जो है एक हेड नोड में रखा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली नोड का एड्रेस है 4700 जो कि हेड नोड में रखा हुआ है। लास्ट वाली नोड किसी का भी एड्रेस सिंपल लिंक लिस्ट में नहीं रखती है, उसमें नल पड़ा रहता है, जिसको हम टेल नोड भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है। लिंक लिस्ट होती है सिंगल लिंक लिस्ट होती है, डबली लिंक लिस्ट होती है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट की। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड के पास एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है। तो जो नोड होती है फर्स्ट नोड, उसका जो एड्रेस होता है वो हेड नोड में स्टोर रहता है और उसके अंदर पहली नोड अपने से आगे वाली नोड का एड्रेस रखती है। तो इसीलिए इस वाली सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट वाली नोड नल कंटेन कॉलम नल वैल्यू रखती है एड्रेस फील्ड में, क्योंकि वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रही होती है। तो सिंपल लिंक लिस्ट जो होती है, जिसको हम सिंगली लिंक लिस्ट होते हैं, वो सबसे सिंपल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट होती है जिसमें कि हर एक नोड डेटा कंटेन करती है और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड करती है। इसके अंदर 1 वे का ही ट्रैवर्सल होता है और इसमें लास्ट नोड के लिंक में नल रहता है और फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड नोड में रहता है। अब हम बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है
इसमें दो एड्रेस के कॉलम होते हैं, डेटा का तो एक ही कॉलम होगा, एड्रेस के दो होते हैं, क्योंकि इसमें पहले प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखा जाता है और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस रखा जाता है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है, ऑब्वियसली फर्स्ट नोड तो का एड्रेस तो हेड के पास रहेगा, पर वो नेक्स्ट का रखेगी, नेक्स्ट वाली ए जिसमें एलिमेंट है उसका भी एड्रेस रखेगी, और जिसमें सी एलिमेंट है उसका भी एड्रेस रखेगी। ऐसे ही सी वाली जो बी एलिमेंट है उसकी भी पोजीशन रखेगी और डी एलिमेंट की भी पोजीशन रखेगी। पर क्योंकि डी लास्ट नोड है तो डी सी का एड्रेस रखेगी, पर क्योंकि उसके आगे कोई भी नोड नहीं है इसलिए उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में नल रहेगा। तो जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसको आप टू वे लिंक लिस्ट भी कह सकते हो, जिसके अंदर नेक्स्ट का और प्रीवियस का दोनों का ही पॉइंटर कंटेन होता है, इसलिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीवियस पॉइंटर, डेटा एंड नेक्स्ट नोड पॉइंटर। तो इसीलिए ये हमें कैसा ट्रेवर्सल, कैसे हम इसमें एलिमेंट्स को रीड कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की। अब देखिए सर्कुलर और डबली सर्कुलर क्या होती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा ना कि जो लास्ट नोड होगी वो पहली के एड्रेस रखेगी, यहाँ पे लास्ट नोड जो होगी वो पहली का रखेगी। तो डबली सर्कुलर में क्या होगा, डबली सर्कुलर में पहली नोड, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, प्रीवियस का और नेक्स्ट का, लेकिन क्योंकि इसमें लास्ट नोड एम्प्टी रहती थी तो इस बार वो एम्प्टी ना रहकर वो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगी सर्कुलर होके, सर्कुलर पैटर्न में। तो ये डबली लिंक लिस्ट या सर्कुलर टू वे लिंक लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है। डिफरेंस इतना ही है कि सिंगल लिंक लिस्ट और इसके अंदर कि प्रीवियस सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट जो होती है वो लास्ट वाली नोड एम्प्टी नहीं रहती, नल नहीं रहती, वो फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस कंटेन करती है। अब हम बात करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की, कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है, कि जैसे जो भी आइटम लास्ट में ऐड होगा वो फर्स्ट में, मतलब जो भी इसमें बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि जो भी आइटम, क्योंकि आइटम ऊपर से ऐड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीडी बॉक्स है तो आप उसमें सीडीज जब डालते हैं तो जो सबसे फर्स्ट सीडी गई है वो लास्ट में चली गई, तो ऐसे ही जो सबसे लास्ट सीडी आपने इंसर्ट की है वो टॉप पे आ गई। तो इसीलिए अगर आपको सीडी निकालनी होगी तो जो लास्ट वाली है वो सबसे पहले निकलेगी। तो इसका क्या मतलब होता है, लास्ट इन की सबसे लास्ट में आई और आउट सबसे पहले हुई, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या आप इसे कह लीजिए फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो भी कह सकते हैं, लीफो भी कह सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें स्टैक का स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर, तो X5 एक एलिमेंट है जिसको पुश करना है। अब जब हमने उसको पुश किया तो वो सबसे टॉप पे पुश हुआ, तो इसमें ऐड तो सबसे टॉप पे होता है, तो इसमें टॉप पॉइंटर होता है, और पॉप भी सबसे ऊपर से ही होगा। वो फर्स्ट एलिमेंट जो आपने लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ऐड किया था, बिकॉज टॉप पे ऐड होता है, तो जो लास्ट एलिमेंट था वो सबसे पहले पॉप होगा। तो अगर आपको X1 को पॉप करना है, मान लीजिए दूसरे डायग्राम के अंदर, तो X5, X4, X3, X2, पॉप का यहाँ पे मतलब है रिमूव से, बाहर निकालने से। तो X5, X4, X3, X2 निकलेंगे, उसके बाद X1 पॉप होगा। अब क्या क्या ऑपरेशंस आप स्टैक पे कर सकते हैं। सबसे पहले पुश, जब भी आप कोई भी एलिमेंट्स को स्टैक में इंसर्ट कराएंगे उसको हम बोलते हैं पुश। जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे X5 को पुश किया था, तो इंसर्शन ऑपरेशन को स्टैक के केस में पुश कहा जाता है। दूसरा है पॉप, जब भी हम एक कोई भी एलिमेंट स्टैक से निकालेंगे उसे हम बोलेंगे पॉप। जैसे कि X5 को निकाला तो हम उसको बोलेंगे पॉप ऑपरेशन। तो पॉप मतलब जब कोई हम एलिमेंट स्टैक से डिलीट करते हैं, अगर स्टैक पूरी एम्प्टी हो जाती है तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो अंडरफ्लो की स्टेट होती है। अगर सारे एलिमेंट पुश हो गए और स्टैक फुल हो गया तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाती है। अब तीसरे ऑपरेशन की हम बात करते हैं, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब होता है ये चेक करना कि भाई स्टैक में कोई आइटम है भी नहीं है, स्टैक खाली है या नहीं है। वैसे ही इस फुल का काम होता है कि स्टैक भरा हुआ है या नहीं है। पीक का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है कि भाई ये एलिमेंट है। काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं स्टैक में। चेंज का मतलब है कोई भी अगर आपको स्टैक की एक लोकेशन पे एलिमेंट को चेंज करना है तो चेंज ऑपरेशन की मदद से आप कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है एक स्टैक के सारे एलिमेंट्स को शो करना, मतलब डिस्प्ले करना।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की, जो है क्यूज। अब क्यू क्या है? देखिए, आप अगर कभी मूवी हॉल में गए हो तो वहां पे आपको टिकट लेने के लिए भी क्यू में अगर आप मूवी हॉल से डायरेक्टली टिकट ले रहे हैं तो क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। अगर बस के टिकट लेने गए हैं, रेलवे टिकट लेने गए हैं, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा रहे तो भी, इनफैक्ट ऑनलाइन बुकिंग के केस में भी एक वर्चुअल क्यू होती है जो कि सॉफ्टवेयर एंड पे होती है, जो कि हमें नहीं दिखाई देती पर होती है। तो क्यू है क्या? क्यू खुद भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए क्यू ऐसी है कि यहाँ पे ये फ्रंट है और ये रेयर है। अब आप मान लीजिए आप ये इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आपको उस क्यू में ऐड होना है तो आप यहाँ से ऐड होंगे ना, रेयर से। और अगर आपको क्योंकि अगर आपका काम हो गया तो फर्स्ट वाला आदमी वहां से हट जाता है। तो क्यू में क्या होता है? एक होता है फ्रंट और एक होता है रेयर। अगर ऐड होगा तो रेयर पे होगा और अगर डिलीट होगा तो फ्रंट से होगा। तो क्यू का क्या मतलब होता है? पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में एक एंड होता है रेयर और दूसरा एंड होता है फ्रंट। ये बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल की तरह आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे कि पीपल अगर एक रेल टिकट में रेल टिकट की क्यू में है। अब डिफरेंस क्या होता है स्टैक में और क्यू में? अब आप समझ सकते हैं स्टैक में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे फर्स्ट बाहर जाता है, जबकि क्यू में इसका उल्टा होता है, जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट ही बाहर जाता है। क्यू है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं क्यू का फ्रंट और रेयर। अगर आपको क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको एनक्यू भी कहते हैं, इंसर्शन इन क्यू भी कहते हैं, या एडिंग एलिमेंट इन अ क्यू भी कहते हैं। अगर आपको क्यू में से डिलीट करना है तो उसको डीक्यू भी कहते हैं, या फिर डिलीशन भी कहते हैं, या रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ काम आती है क्यू। जैसे कि मान लीजिए कि शेयर्ड रिसोर्सेज की बात चल रही है कि हम प्रिंटर या डिस्क या सीपीयू शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे वेटिंग लिस्ट में काम आती है सीपीयू। मान लीजिए अगर एक सीपीयू प्रोसेसर को अगर किसी को वक्त देना है किसी टास्क को, तो वो क्यू चेक करेगा। अगर उसका जो वर्क है वो फीफो पे बेस्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो क्यू का प्रिंसिपल फॉलो करेगा। या प्रायोरिटी पे है, प्रायोरिटी क्यू है, फीफो जो भी बनी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग सीपीयू उस टास्क को अपना टाइम अलॉट करेगा। जब भी बफर्स होते हैं, जैसे कि हमारा गाने में बफरिंग होती है, मूवीज में बफरिंग होती है, वहां पे क्यू का काम आता है। मीडिया प्लेयर्स में अगर आप फेवरेट्स की प्लेलिस्ट बनाते हैं कि ये सॉन्ग इस ऑर्डर में प्ले होंगे वन आफ्टर अनदर, वहां क्यू का काम आता है। अगर अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो सीपीयू, अगर मान लीजिए असिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा है कि सेम रेट पे डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता आईओ के बीच में या सॉकेट्स के बीच में, तो वहां पे भी क्यू का बहुत काम आता है। अब कितने टाइप की क्यू होती है? क्यू होती है सिंपल क्यू या लीनियर क्यू कह लीजिए, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, या डबल एंडेड क्यू, या फिर डी क्यू बी से हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यू क्या होती है। देखिए सिंपल क्यू में जो इंसर्शन होता है वो सेम जैसा हमारी सिंपल क्यू एक रियल लाइफ में चलती है, रेयर पे होता है। मतलब अगर आपको एक एलिमेंट ऐड करना है तो रेयर से करेंगे, अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है तो उसको फ्रंट से करेंगे। तो जो सिंपल क्यू होती है, जो सिंपल वाली क्यू, उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। स्ट्रिक्टली एलिमेंट जो फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट सर्व किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर क्यू की। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है, जो लास्ट होती है वो फर्स्ट क्यू पॉइंट कर रही होती है। तो मेन एडवांटेज क्या होता है इसका? बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए क्यू फुल हो गई है, यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट था, इतनी ही क्यू की लेंथ थी और क्यू फुल हो गई है, तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ ऐड होने के लिए आ रहा है तो जगह नहीं है, तो वो चेक कर लेगी कि अगर फर्स्ट में जगह है, फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी है, तो वह ये फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट को एंटर करवा सकती है। तो इससे इंसर्शन ऑपरेशन बहुत इजी हो जाता है और बेटर यूटिलाइजेशन होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। अब हम बात करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। प्रायोरिटी क्यू एक वो स्पेशल टाइप की क्यू है जिसमें हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हॉस्पिटल्स में कोई इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी टॉप प्रायोरिटी हुई कि हमें उस पेशेंट को पहले सर्व करना है। तो प्रायोरिटी क्यू में हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी जुड़ी रहती है। अगर सेम एलिमेंट आ जाता है, मान लीजिए दो आइटम्स की प्रायोरिटी सेम है, तो जिस अकॉर्डिंग वो जिस टाइम पे आए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग जिसका टाइम सबसे कम समय का है उसको प्रोसेसर, या मान लीजिए अगर प्रोसेसर के केस में हम बात करें तो प्रोसेसर पहले सर्व करेगा। तो प्रायोरिटी क्यू में एक स्पेशल टाइप का
वेट मान लीजिए आप, वेटेज दी हुई होती है हर एलिमेंट को। अब हम बात करते हैं डबल एंडेड क्यू की। डबल एंडेड क्यू जैसा कि नाम ही बता रही है, इंसर्शन और रिमूवल कहीं पे भी हो सकता है, फ्रंट से भी कर सकते हैं और रेयर से भी कर सकते हैं, इसलिए इस वाली क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल या रूल अप्लाई नहीं किया जाता। इंसर्शन और डिलीशन, एन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन दोनों ही एंड पे किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की, जो है बाइनरी ट्री। अब देखिए बाइनरी, बाइनरी का मतलब ही होता है दो वैल्यू, 0 या 1, मतलब कि दो वैल्यू मैक्सिमम। तो बाइनरी ट्री वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पेरेंट और चिल्ड्रन का कंसेप्ट होता है। ये कहता है कि एक नोड की, एक पेरेंट की ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो हर बाइनरी नोड की ट्री क्या क्या रखता है, एक तो डेटा एलिमेंट रखेगा और लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखेगा और राइट चाइल्ड का एड्रेस रखेगा। तो इसमें एक नोड के 3 फील्ड्स हो गए, एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड और डेटा आइटम। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं डेटा आइटम 1 है, एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड भी ये रखेगा और एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड भी ये रखेगा। कितने टाइप के बाइनरी ट्री होते हैं? बाइनरी ट्री होते हैं 5 टाइप के। फर्स्ट है फुल कह लीजिए, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। दूसरा है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तीसरा है परफेक्ट बाइनरी ट्री और चौथा है डीजनरेट बाइनरी ट्री। और है फिर पांचवा हमारा बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। फुल बाइनरी ट्री एक वो स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है जिसमें ये बहुत जरूरी है कि या तो हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो या कोई भी चिल्ड्रन ना हो। तो इसमें सिर्फ लीफ नोड को छोड़ के बाकी सबके या तो चिल्ड्रन 2 हो या कोई भी चिल्ड्रन ना हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि लीफ नोड्स हैं डी और ई, तो उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, परफेक्ट, तो ये एक बाइनरी ट्री है। और सी का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। अगर सी का एक चिल्ड्रन होता तो ये फिर फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाता, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री कहता है या तो 2 चिल्ड्रन या नो चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री की। कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सारी नोड्स सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़ के भरी हुई होती है, मतलब हर किसी के 2 चिल्ड्रन होते हैं और जितना लेफ्ट में हो सके इंसर्शन, जितना लेफ्ट साइडेड होती है वो, जितना लेफ्ट स्क्यूड होती है, उतना ही वो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में सबसे पहले नोड्स को लेफ्ट में ऐड किया जाता है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब जैसे नाम ही बता रहा है परफेक्ट बाइनरी ट्री, मतलब कि हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं लीफ नोड्स को छोड़ के, क्योंकि सारी लीफ नोड सेम लेवल पे होती है। जैसे 1 है सबसे पहली नोड इसमें, तो उसके 2 चिल्ड्रन है 2 और 3, तो 2 है, फिर 2 के 2 चिल्ड्रन है 4 और 5, और 3 है उसके है 6 7। तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है जहाँ पे हर किसी नोड के 2 चिल्ड्रन है। लीफ नोड की तो हम बात ही नहीं करते, उनको तो हम छोड़ ही देते हैं ना। अब हम बात करेंगे डीजनरेट बाइनरी ट्री। डीजनरेट बाइनरी ट्री के ट्री 2 टाइप के होते हैं, राइट स्क्वीड और लेफ्ट स्क्वीड। राइट स्क्वीड और लेफ्ट स्क्वीड का मतलब है जिसमें अगर हर नोड के सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, तो अगर मान लीजिए वो लेफ्ट में ऐड होते जाते हैं तो पूरा लेफ्ट ट्री बन जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो वो हो गया लेफ्ट स्क्वीड। अगर राइट में जाते रहते हैं वो पूरा राइट 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 में ऐड होते जाते हैं हर चाइल्ड, तो वो हो गया राइट स्क्वीड। तो डीजनरेट बाइनरी ट्री के अंदर सारे ही इंटरनल नोड्स के एक ही चाइल्ड होता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस बाइनरी ट्री की। अब बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हर नोड पे या तो 0 होगी या 1 होगी। जैसे कि हम देखेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट की और राइट सब ट्री की या तो 0 है हाइट या फिर 1 है। जैसा कि आप देखिए 1 जो फर्स्ट नोड है, रूट नोड, और 4 और 5 है, तो 4 और 5 और इधर लेफ्ट साइड की और राइट साइड के अंदर जो भी डिफरेंस है वो वहां पे आपको लिखे हुए हैं, df इक्वल्स टू 1, df इक्वल्स टू 0। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। बाइनरी सर्च ट्री में एक अरेंज्ड होते हैं एलिमेंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में। इसका एक कंसेप्ट होता है कि जो लेफ्ट नोड की वैल्यू है वो पेरेंट नोड से छोटी होनी चाहिए और जो राइट नोड की वैल्यू है वो पेरेंट नोड से बड़ी होनी चाहिए। ये रिकर्सिवली अप्लाई किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर और इससे सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे
कि जो सबसे पहले टॉप नोड है 40, उससे अगर सबसे पहले 30 नंबर इंसर्ट होने के लिए आया तो वो 40 के लेफ्ट में जाएगा क्योंकि 30 उससे छोटा है। फिर 50 आया तो वो 40 के राइट में जाएगा क्योंकि 50 उससे बड़ा है। अब अगर मान लीजिए 25 आया तो 25 40 से छोटा है तो वो पहले 30 की तरफ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, फिर 30 से भी छोटा है इसलिए वो 30 के लेफ्ट में जाएगा। तो ये जो रिकर्सिवली ये रूल अप्लाई होता रहता है कि छोटा एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा और बड़ा एलिमेंट राइट सब ट्री में ऐड होता जाएगा। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं बाइनरी सर्च ट्री के? तो सबसे पहले जैसा इसका नाम ही बता रहा है बाइनरी सर्च ट्री की सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है एलिमेंट्स की बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। चाहे आप एरे की बात कर लीजिए, लिंक लिस्ट की बात कर लीजिए, और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन भी फास्ट होता है। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की और उनकी रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक नोड होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक एलिमेंट। तो जैसे कि आप देखिए ये जो गिवन ग्राफ है, यहाँ पे के अंदर वर्टिसेस और एजेस है। ये जो ए बी डी सी डी ई है ये सब है वर्टिसेस मतलब कि नोड्स, और ये जो एरोज आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं ई मतलब एजेस। तो ग्राफ कॉम्बिनेशन होता है वी कॉमा ई का मतलब वर्टिसेस और एजेस का। जैसे इस ग्राफ के अंदर 5 वर्टिसेस हैं और 1 2 3 4 5 ही एजेस हैं। तो ग्राफ की नोटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? जी ब्रैकेट वी कॉमा ई, क्योंकि ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब हम बात कर सकते हैं कि ग्राफ क्या है। ग्राफ नॉन लीनियर है, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर ये फॉलो नहीं करते हैं। अब कितनी स्टाइल्स होती है कि हम ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सके? तो होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कि हम एक ग्राफ को मेमोरी में एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये एक बाइनरी की तरह होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जहां पे आई रोज और जे कॉलम्स है। अगर ए और ए के बीच में कोई नोड है तो 0 मार्क 1 मार्क कर देंगे, कोई नोड नहीं है तो 0 मार्क कर देंगे। जैसे हम पिछले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बनेगी तो ए के ऊपर कोई नोड खुद से नहीं जा रही है, ए से ए पे कोई नोड नहीं है, लूप नोड जाएगा 1, बी से डी में एक नोड है तो वहां जाएगा 1। अब हम बात करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की। तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एक अनदर टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जिसको एडजेसेंसी लिस्ट भी कहा जाता है। ये लिंक लिस्ट पे बेस्ड होती है। इसके अंदर हर नोड एक लिस्ट ऑफ नोड्स हेल्ड कर रही होती है जो कि डायरेक्टली वर्टिसेस से कनेक्ट होती है। तो एंड ऑफ द लिस्ट पे हर नोड कनेक्टेड होती है एक नल वैल्यू से, ताकि वो ये बता सके ये एंड ऑफ द लिस्ट है। अब हम बात करेंगे थर्ड रिप्रेजेंटेशन की, जो है एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये 1 डायमेंशनल एरे को यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर 5 एजेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि अभी ए से बी, बी से सी, बी से डी, सी से ए, डी से ई। तो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे सर्चिंग की, कि सर्चिंग क्या है डेटा स्ट्रक्चर में। तो सर्चिंग का मतलब होता है कि एक डिजायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट ऑफ आइटम्स में अगर हमें फाइंड करना है तो उसको हम बोलेंगे, उस एलिमेंट को जो हमें फाइंड करना है टारगेट। तो अगर हमें सर्च करना है किसी भी एरे में, लिंक लिस्ट में, ट्री में और ग्राफ में, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है, उस टेक्निक को हम सर्चिंग कहते हैं। तो सर्चिंग एक basically it refers to locating a desired element of specified properties in a collection of item। तो हम इस थोड़ी सी इनकी सर्चिंग टेक्निक्स को अभी डिस्कस करेंगे। सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर में LOC के नाम से लोकेशन पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के काम आती है। अब कितने टाइप की सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन सर्च, इंटरवल सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। अब हम बात करेंगे सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग क्या होती है? तो देखिए कोई भी एक प्रेफर्ड ऑर्डर में, आपने घटते हुए क्रम में कह लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में कह लीजिए, अल्फाबेटिकली कह लीजिए, या रोल नंबर वाइज कह लीजिए, या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग होती है कि एक डेटा का एक प्रेफर ऑर्डर में अरेंज करना। क्योंकि अगर हम डेटा को एक सॉर्टेड ऑर्डर में, एक प्रेफर्ड ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उससे सर्चिंग बहुत ही क्विक और इजी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक डिक्शनरी में अगर आपको
ABCD में सॉर्टिंग नहीं दी हुई होती तो क्या एक वर्ड का मतलब सर्च करना आसान होता? देखिए मैं इंटरनेट से पहले की बात कर रही हूँ, आज तो हम गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट पे कोई भी वर्ड डालते हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं। जब ये गूगल वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे तो हमारे पास एक हैंडी डिक्शनरी होती थी, पॉकेट डिक्शनरी, जिसके अंदर हम देख लेते थे कि भाई ठीक है इस वर्ड का मतलब ये होगा। अगर वो सॉर्टेड नहीं होती तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता उसमें सर्च करना। अब कितने टाइप की सॉर्टिंग होती है डेटा स्ट्रक्चर में? बबल सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, क्विक सॉर्ट होती है, सिलेक्शन सॉर्ट होती है, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, बस ये टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग आप देख लीजिए कि बबल, इंसर्शन, क्विक, सिलेक्शन, मर्ज और हीप सॉर्ट। अब हम बात करेंगे सिंबल टेबल की। अब देखिए कंपाइलर जो है वो सिंबल टेबल यूज करता है, तो सिंबल टेबल के अंदर कितनी बार ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्लासेस आ रहे हैं, वेरिएबल नेम, इंटरफेस, फंक्शन, जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं, ये सब के सब स्टोर्ड रहते हैं, इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो सिंबल टेबल का क्या पर्पज है? सारी एंटिटीज को एक जगह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने के काम आती है। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है या नहीं उसके वेरिफिकेशन के काम आती है। उस नेम का कोई भी एक वेरिएबल नेम का या किसी डेटा का क्या स्कोप है उसके काम आती है। ये टाइप चेकिंग के काम आती है और ये एक लीनियर या हैश टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब हम इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है सिंबल टेबल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट की जा सकती है क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करना होता है अगर कंपाइलर को। लेकिन बहुत सारी टेक्निक है सिंबल टेबल इंप्लीमेंट करने की, जिसमें आती है लीनियर, जिसको हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट कहते हैं, हैश टेबल, बाइनरी सर्च ट्री, या फिर, और देखिए सिंबल टेबल है ना मोस्टली हैश टेबल की तरह ही इंप्लीमेंट की जाती है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके एल्गोरिदम्स को, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, एरे हो, बाइनरी ट्री हो, बाइनरी सर्च ट्री हो, ग्राफ हो, आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन ही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको हम सी विथ क्लासेस भी कहते हैं। तो आप इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर को कोड कर सकते हैं। सी के अंदर आप फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, इनको यूज करके आप डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सी या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में, इनफैक्ट जावा में भी डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये तो थी इसकी बात पूरे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की। आई होप आपको ये लेक्चर काफी प्रॉफिटेबल रहेगा और इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो प्लीज फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, follow this online test series link. Thank you so much.